तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एरा ऑफ जो है मास नेशनलिज्म, जो 1919 से 1939 के बीच का। ठीक है, इसमें जो है गांधी की लीडरशिप के अंडर कैसे इंडिया ने स्ट्रगल किया इंडिपेंडेंस के लिए। किसके लीडरशिप, किसकी? गांधी के लीडरशिप के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस जब थी। ठीक है, इस फेज में हम विटनेस करेंगे बहुत सी जो यूनाइटेड मूवमेंट्स चलेंगी, जो सारी सेक्शंस को कैसे ड्रॉ किया जाएगा, तो मासेस को, मतलब जिसमें इंक्लूड होंगे पीजेंट्स, फार्मर्स, वर्कर्स, वुमेन, स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, ऑल टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन के लोग, मिडिल क्लास से लेके लोअर क्लासेस के लोग जो है कैसे नेशनल मूवमेंट में जो है पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये सारा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एमरजेंस ऑफ गांधी। ठीक है, देखो गांधी इन अफ्रीका, एमरजेंस ऑफ गांधी पढ़ते हैं कि कैसे गांधी पॉलिटिक्स में इवॉल्व हुए, किस तरह से। ठीक है, गांधी जी का पूरा नाम क्या? मोहनदास करमचंद गांधी। कहाँ पे पैदा हुए? पोरबंदर में, गुजरात में। कब? 22 को। गांधी जयंती कब मनाई जाती है? 22 अक्टूबर 1969 को। ठीक है, 1969 में पैदा होते, इन 1983 जो है गांधी ट्रैवल करते हैं साउथ अफ्रीका में। किसके साथ काम करने के लिए? दादा अब्दुल्ला और एंड को के साथ जो है गांधी काम करने के लिए जाते हैं। गांधी पहले इंडियन बैरिस्टर्स थे जो साउथ अफ्रीका में पहुंचे थे, ये भी एक फैक्ट है। इन्होंने यहाँ कंडीशन देखी इंडियंस की अफ्रीका में, कम्युनिटी जो है साउथ अफ्रीका में वो थी, वे कंप्राइज थी कि इंडेंचर और फ्रीड लेबरर जो वर्क, देखो ये लेबरर जो यहाँ से इंडिया से वहाँ जाकर जो है वहाँ के प्लांटेशन में और जगहों पे जो है काम करते, चाहे वो शुगर प्लांटर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, क्लर्क और असिस्टेंट का काम करते हैं। वाइट शुगर प्लांटर्स के लिए, उन मर्चेंट्स के लिए, क्लर्क्स के लिए एंड असिस्टेंट्स के लिए। ठीक है, तो कंडीशन जो थी इंडियंस की जो साउथ अफ्रीका में वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी और बहुत सारे इशू थे। एपरथाइड एक इशू था। एपरथाइड एक किस्म का ना रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है विद रिस्पेक्ट टू जो सिटीजन्स जो है ना, सिटीजन के जो राइट्स हैं उनके प्रति क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन होता है कि यूरोपियन जो है लोग हैं उन्हें जो है राइट्स ज़्यादा मिल रहे हैं, वहीं जो है जो वहाँ के इंडिजिनस साउथ अफ्रीकन हैं या जो बाकी ऑफ पैसिव रेजिस्टेंट एसोसिएशन। तो गांधी फॉर्म करते हैं ये एसोसिएशन। इसका क्या मकसद है कि हम सारे इंडियंस को इकट्ठा करेंगे और बाइकआउट करेंगे ये परमिट जो ऑफिस का है। तो गांधी ने पहले यूज़ किया मेथड किसका? सत्याग्रह का, बिल के अगेंस्ट। बाइकआउट प्रूव्ड टू बी सक्सेसफुल और गवर्नमेंट फेल हो गई इंडियंस को जो है वो रजिस्टर्ड करवाने में, क्योंकि अगर इंडियन रजिस्टर ही नहीं करेंगे तो उनके पास कहाँ से आएगा ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो जब लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाज कम टू एन एंड, बहुत सारे इंडियंस इंक्लूडिंग गांधी को जो है वो जेल में भेज दिया गया थ्रू गांधी। जनरल स्मार्ट ने जो है सेक्रेटरी जो था कॉलोनीज का, उसने ऑफर किया कि इस लेजिस्लेशन को विड्रॉ कर लिया जाएगा, ये कानून नहीं पास किया जाएगा। तो इंडिया ने वॉलेंटरली रजिस्टर्ड किया देमसेल्फ, बट ही बैक्ड फ्रॉम हिज वर्ड कि तुम लोग रजिस्टर्ड करो, मैं ये लॉ वापस ले लूँगा। तो इंडिया ने वॉलेंटरी रजिस्टर्ड किया इंडियंस ने, लेकिन वो अपनी लफ्ज़ों से पीछे चला गया, मतलब वो अपनी बात से मुकर गया। तो गांधी गेव अप द लीगल प्रैक्टिसेस एंड रिज्यूम द सत्याग्रह अगेन। तो लीगल प्रैक्टिस छोड़ के दोबारा से सत्याग्रह शुरू कर लिया। और इसी वक्त जो है ट्रांसफर की गवर्नमेंट ने इनेक्ट किया इमिग्रेशन लॉ, जो प्रोहिबिटिंग न्यू इमिग्रेंट फ्रॉम इंडिया। इमिग्रेशन लॉ पास कर दिया ट्रांसफर की गवर्नमेंट ने कि कोई भी अब नया जो है इंडिया से साउथ अफ्रीका नहीं आएगा, ट्रांसफर नहीं आएगा। तो सत्याग्रह प्रोटेस्ट जो है वाज ऑल्सो स्टार्टेड, और सत्याग्रह फिर गांधी ने जो है इस लॉ के अगेंस्ट भी शुरू कर लिया। ठीक है, तो बनती है टोल्स्टो फार्म 1910 में। तो गांधी हैज एस्टैब्लिश टोल्स्टॉय फार्म इन हाउस टू हाउस द फैमिलीज जो इन्वॉल्व थी सत्याग्रह पे। ये घर बनाते हैं जहाँ जो लोग इन्वॉल्व थे उनके लिए। ठीक है, हेयर पीपल लिव्ड इन सिंपल कम्युनिटी लाइफ। फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड की गई थी टू दिस गांधी आश्रम बाई पीपल को। आपको किन लोगों ने इस आश्रम को फाइनेंशियल सपोर्ट दी थी? बहुत सारे जो लोग एसोसिएटेड थे इसके साथ, जैसे हरमन किला बेच, एक जर्मन फ्रेंड था गांधी का, सर रतन टाटा, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, अच्छा कांग्रेस, मुस्लिम लीग, इन लोगों ने सपोर्ट दी थी गांधी को उस टाइम। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूशन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस और सत्याग्रह। देखो 1911 और 12 में ऑन द कोरोनेशन ऑफ जो किंग जॉर्ज फाइव को जब तख्त पे बिठाया जा रहा था, एक एग्रीमेंट पहुंचा इंडियंस और गवर्नमेंट के बीच में कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इवन पर प्रोमिस्ड, गोपाल कृष्ण गोखले को प्रॉमिस भी किया, जो इनवाइटेड किया था साउथ अफ्रीका एज ए स्टेट गेस्ट, दैट जितने भी डिस्क्रिमिनेशनरी लॉ हैं इंडिया के खिलाफ, इंडियंस के खिलाफ, उन्हें हम हटा देंगे, रिपेल कर देंगे। लेकिन गवर्नमेंट फिर से इस प्रॉमिस से मुकर गई। तो सत्याग्रह जो है और वाइडन हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट जो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट था, इमिग्रेशन लॉ था, पोल टैक्स था, टैक्स जहाँ 3 पाउंड जो पैसे दिए जाते थे, जितने भी एक्सटेंजन लेबर थे उनको पे करने पड़ते थे। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई ऑन मैरिजेस 1913 में। सुप्रीम कोर्ट जो है वो
नकार देती है, इनवैलिड कर देती है, इलीगल कर देती है जितने भी हिंदू, पारसी और मुस्लिम मैरिजेस हैं। वो डिक्लेयर करती है कि ये मैरिजेस जो हैं इलीगल है, और जो बच्चे इससे पैदा हुए हैं सच मैरिज से वो भी इलिजिटिमेट है। तो लोगों को तो नाराज़गी हुई ना, अब सारी कम्युनिटीज़ को। तो प्रोटेस्ट कंटिन्यू। जो सत्याग्रहीज थे वो उन्हें जेल भेजा गया, हु वे ट्रीटेड बैडली एंड प्रोवाइडेड विथ इनह्यूमन कंडीशन। गांधी ने भी सेम ट्रीटमेंट फेस किया। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो टूर करते हैं पूरी कंट्री का और सपोर्ट लेते हैं, सारे इंडियंस जो है इन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और इवन वाइसरॉय हार्डिंग भी जो है इस ऑपरेशन को कंडेम्ड करते हैं जो इंडियंस की है, जो साउथ अफ्रीका में हालत हो रही है। फाइनली एक सीरीज ऑफ निगोसिएशन होती है गांधी, हार्डिंग और जनरल स्मट के बीच में, और CF एंड्रयू, और कॉम्प्रोमाइज़ पे रीच करते हैं, जिसका ये आउटकम आता है। क्या मेजर आउटकम क्या आता है? मेजर डिमांड जो इंडियंस की थी वो एक्सेप्ट कर ली गई बाई पासिंग इंडियन रिलीफ एक्ट 1914। अबोलिशन होता है, पोल टैक्स ख़त्म कर दिया जाता है और लेबरर को फ्री कर दिया जाता है। मैरिज जो थी इंडियन राइट्स के अकॉर्डिंग जो है वो डिक्लेयर कर देती है, लीगल डिक्लेयर कर दी जाती है। डोमोसाइल सर्टिफिकेट अब ज़रूरत होगी ओनली डोमोसो रिक्वायर्ड कि इंटर करने के लिए यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका, सिर्फ डोमोसाइल होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये गांधी ने जो है साउथ अफ्रीका में जो है की थी। अब गांधी का अराइवल होता है इंडिया में। ठीक है, गांधी इंडिया में पहुंचते हैं। बैकग्राउंड क्या है? गांधी अराइव्ड इंडिया ऑन 9th एट द एज ऑफ 46। ठीक है, 1916 में। गोपाल कृष्ण गोखले जो है एक पॉलिटिकल गुरु थे गांधी के इन इंडिया। थ्रू गोखले वांटेड दैट गांधी ज्वाइन करे सिविल सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। गोखले ये चाहते थे कि गांधी जो है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी ज्वाइन करे, बट वो नहीं ज्वाइन कर पाए। वो कुछ मेंबर्स जो थे उन्होंने रजिस्ट किया इसके खिलाफ। तो गांधी ने एडवाइस किया, गोखले ने एडवाइस किया गांधी को कोई पॉलिटिकल स्टैंड तुम नहीं लोगे अभी, और तुम क्या करोगे, टूर करो पूरी कंट्री का 1 साल के लिए। वाइल ट्रैवलिंग गांधी ने एस्टेब्लिश किया अपने आश्रम इंडिया में, आया था अहमदाबाद 1915 में। फिर लेटर शिफ्ट किया जो साबरमती रिवर है 1917 में गुजरात में, और केम टू बी नेम एज साबरमती आश्रम। वो शांति निकेतन उन घूमे, कुंभ मेला जो है हरिद्वार का वहाँ गए। वो गांधी डिड नॉट ज्वाइन होम रूल लीग नहीं ज्वाइन की, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉट ब्रिंगिंग डिफिकल्टी टू द ब्रिटिश इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम जब होम रूल मूवमेंट चल रहा था ना इंडिया में, एनी बेसेंट और जो तिलक के द्वारा, तो वो ज्वाइन नहीं की। वो चाहते थे कि हाँ वो जो वर्ल्ड वार ऑलरेडी चल रही है उसमें और डिफिकल्टीज में नहीं डालना चाहता ब्रिटिश के लिए, बिकॉज दे वर फाइटिंग ए जस्ट वॉर अगेंस्ट हिटलर। फिर आता सॉरी हिटलर नहीं, सेकंड वर्ल्ड वॉर होती है ना हिटलर के खिलाफ। तो ही अटेंड लखनऊ सेशन 1916 में, बट नॉट साइडेड आइदर विद मॉडरेट या एक्सट्रीमिस्ट, एंड सक्सीडेड इन पासिंग ए रेजोल्यूशन डिमांडिंग एबॉलिशन ऑफ रिक्रूटिंग इंडियंस। देखो उन्होंने लखनऊ सेशन में नहीं ज्वाइन किया। कौन सा वाला? जो 1916 का था। क्यों? क्योंकि दोनों साइडों से नहीं, ना मॉडरेट के साथ ना एक्सट्रीमिस्ट के साथ। फिर पहली बार जब गांधी का जो पॉलिटिकल सिनेरियो में आते हैं वो चंपारण सत्याग्रह बिहार में 1917। अब ये पहली पॉलिटिकल इंटरवेंशन किसी चीज़ में भी थी गांधी की इंडियन पॉलिटिक्स में, या स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियल रूल के, ऑल्सो नोन एज फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस इन द फेज ऑफ गांधीयन मूवमेंट। व्हाट वाज द इशू? देखो फार्मर जो थे चंपारण की इन तिरहुत डिवीजन जो नॉर्थ बिहार के, वो बड़े ही जो है नाराज़ थे जो यूरोपियन प्लांटर्स थे, और जो तिनकटिया सिस्टम था, मैंने तिनकटिया सिस्टम के बारे में आपको इंडिगो रिवोल्ट में समझाया था, जो कल्टीवेट करते थे। देखो तिनकटिया सिस्टम है क्या? जहाँ ए सिस्टम इन विच जो इंडियन के जो टीनेंट कल्टीवेटर्स हैं, मतलब जो किराए पे ज़मीन लेकर जो है फसल उगा रहे हैं, उन्हें ज़बरदस्ती फोर्स किया जाता है एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कि आप 3/20 लैंड पे होल्डिंग, ठीक है, आप कल्टीवेट करेंगे इंडिको ऑन 3/20 पार्ट ऑफ देयर लैंड होल्डिंग इन रिटर्न फॉर एडवांस ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ कल्टिवेशन सीजन। तो कल्टीवेटर जो थे, जो किसान थे जो वहाँ पे खेती कर रहे हैं, उन्हें फोर्स किया गया कि वो इंडी को सेल करेंगे, बेचेंगे एक फिक्स्ड प्राइस पे, यूजुअली अनइकोनॉमिकल प्राइसेस, जिसमें मुनाफा नहीं होगा बिल्कुल भी। तो आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ जो अब जैसे ही जो है चीप सिंथेटिक डाई जर्मनी में प्रोड्यूस होने लगी, तो इंडिगो की डिमांड बहुत तेज़ी से कम होने लगी।
तो यूरोपियन ने क्या किया, ये जो नुकसान अब प्लांटर्स को होने लगा, इन्होंने जो है ये लॉसेस को जो है ये टीनेट्स जो किराएदार है इन पे डालने लगे और इंक्रीज करने लगे रेंट और इलीगल ड्यूज उनसे हासिल करने लगे। ठीक है। रोल ऑफ गांधी, राजकुमार शुक्ला जो एक पीजेंट है जो चंपारण विलेज के, ब्रॉट गांधी टू हेल्प देम व्हेन बिहार गवर्नमेंट जो है केम टू नो अबाउट द अराइवल ऑफ गांधी। जब बिहार गवर्नमेंट को पता चला गांधी के बारे में, उन्होंने इशू किया ऑर्डर कि वो लीव करें ऑन द ग्राउंड दैट ही वॉज इन डेंजर टू पब्लिक पीस, कि वो खतरा है पब्लिक की शांति के लिए। लेकिन गांधी ने रिफ्यूज कर दिया। तो फर्स्ट एक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इन इंडिया गांधी का। वट गांधी हैज डन, गांधी ने स्टार्ट की इन्वेस्टिगेशन करना विद हेल्प कौन से कुछ लीडर्स थे, जैसे ब्रिज किशोर है, राजेंद्र प्रसाद है, महादेव देसाई है, नरहरि परिकर है, मंजरुल हक है, जेपी के कृपलानी है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ चंपारण एग्रियन कमेटी, तो गवर्नमेंट ने अपॉइंटेड ए कमेटी विद गांधी बीइंग वन ऑफ इट्स मेंबर। तो चंपारण एग्रियन कमेटी जो है अपॉइंट की जाती है, गांधी को एक मेंबर रखा जाता है कि जो फार्मर्स की इश्यूज है इनको पढ़ा जाए, इनको डिस्कस किया जाए। ठीक है। रिजल्ट क्या हुआ, तिनखटिया सिस्टम जो है वो आता है। ठीक है। तो रिजल्ट क्या होता है, तिनखटिया सिस्टम और इलीगल जो एक्सट्रैक्शन है उसको अबॉलिश कर दिया जाता है। ठीक है। 25% जो है रिफंड दी जाती है एज ए कंपनसेशन, जो इलीगली तुमसे जो किराया जो वसूला गया है पैसा। ठीक है। प्लांटर लेफ्ट द एरिया। गांधी जो है पहली बैटल जीतते हैं सिविल डिसोबीडियंस की, और यही ही मेड ए ग्राउंड टू ब्रिंग पीजेंट्स। और एक ग्राउंड भी है ना कि पीजेंट्स की इन्होंने हेल्प की, तो कहीं ना कहीं किसान्स जो हैं वो अपकमिंग जो नेशनल मूवमेंट है उनकी लीडरशिप के अंदर, क्योंकि ये सक्सेसफुल हुई है तो लोगों का कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस इन पे जागा है। दूसरी होती है अहमदाबाद जो है मिल स्ट्राइक 1918 में, पहली हंगर स्ट्राइक गांधी के द्वारा। पहली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखी, पहली हंगर स्ट्राइक। एक एजिटेशन होता है, वाज नॉट अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं था। तो मैटर क्या था, प्लेग आता है, आउटब्रेक ऑफ प्लेग होता है 1917 में, तो लेबर की बहुत कमी होती है और फोर्स द टेक्सटाइल मिल ओनर इन अहमदाबाद टू पे प्लेग बोनस, कि जो प्लेग आया था उसका बोनस देना पड़ेगा। 75% ऑफ रेगुलर जो वेज है उसका 75% जो है उनको बोनस देना पड़ेगा, क्योंकि लेबर की कमी। लेकिन बोनस जो था वो डिसकंटिन्यू हो गया आफ्टर जो एपिडेमिक ख़त्म हुआ, जैसे कोविड है वैसे ही कोई एपिडेमिक आया होगा, उसके बाद बोनस ख़त्म कर दिया। तो इससे क्या हुआ, वर्कर्स और जो ओनर है उसके बीच में जो है लड़ाई हो गई, कन्फ्लिक्ट पैदा हो गई। मिल ओनर जो था वो रेडी था 25% जो है तो वेजेस बढ़ाने के लिए, कि हम 25% जो तुम्हारी तनख्वाह है वो बढ़ाएंगे, लेकिन वर्कर डिमांड कर रहे थे कि 50% बढ़नी चाहिए। इस पे जो है अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक हुई थी। गांधी का रोल, गांधी इंटरवीन करते हैं और वर्कर के साथ जो है यहाँ पे खड़े होते हैं। गांधी आफ्टर डिटेल्ड स्टडी रिकमेंड के डिमांड जो है 35% होनी चाहिए, ना 25% ना 50%, 35%। गांधी जी हमेशा बीच का रास्ता निकालते थे। तो गांधी ऑर्गेनाइज करते हैं वर्कर को और स्टार्ट करते हैं एक सत्याग्रह, किसके अगेंस्ट, मिल ओनर्स के अगेंस्ट। वो अर्ज करते हैं वर्कर को कि वो काम रिज्यूम ना करें अनलेस वो डिमांड जो है 35% जो बढ़ावे की वो एक्सेप्ट ना हो। यहाँ पे जो है अनुसाई साराभाई जो है इस स्ट्रगल में इनका साथ देती है, और लेटर स्टेट में गांधी जो है पहली बार वेंट ऑन द फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। फाइनली जो है एक अवार्ड होता है, एक ट्रिब्यूनल सेटअप की जाती है और ओनर्स जो है वो एक्सेप्ट करता है 35% इंक्रीज इन वेजेस। तो फ्रॉम हेयर गांधी ने पॉपुलैरिटी जो है लेबर क्लास में भी अपनी कर ली, पहले फार्मर्स में फिर लेबर क्लास में, पीजेंट्स में। तीसरी स्ट्रगल आती है 1918 में गांधी की गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह, पहली नॉन कॉपरेशन जो है गांधीयन फेज की, फर्स्ट नॉन कॉपरेशन ऑफ गांधीयन फेज। पहले हमने क्या देखा, पहली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फिर देखी फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, फिर देख ली पहली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इशू क्या था, देखो पीजेंट्स जो थे खेड़ा के गुजरात के, वो फेस कर रहे थे लार्ज स्केल जो है डिस्ट्रक्शन हो रहा था, जो खरीफ क्रॉप है, क्योंकि प्राइस बहुत राइज हो रहा है वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 18 में, और इनका लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हो चुका था खरीफ क्रॉप। और रेवेन्यू कोड जो था वो प्रोवाइड करता था रमीशन जो लैंड की, अगर क्रॉप्स जो है वो 25% से कम होगा नॉर्मल प्रोडक्शन के, तो तुम्हें जो है रेवेन्यू नहीं देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। लेकिन अथॉरिटी किसी भी मूड में नहीं थी रमीशन करने के लिए, कम करने के लिए। गांधी की एंट्री होती है। गांधी जो थे वो प्रेसिडेंट थे गुजरात जो सभाधान के,
और सपोर्ट करने लगे, इन्होंने फार्मर के जो है काज को सपोर्ट किया और सैड दैट जो रेवेन्यू सस्पेंशन है वो एक लीगल राइट है। रेवेन्यू जो है, क्योंकि क्रॉप ही नहीं हुई, नॉर्मल क्रॉप से भी कम हुई है, तो रेवेन्यू इस साल तो नहीं लेना चाहिए ना, टैक्स नहीं कलेक्ट करना चाहिए, उसको सस्पेंड करना चाहिए। तो 22 मार्च 1918 में गांधी ऑर्गेनाइज करते हैं मीटिंग एट नादियाद और डिसाइड करते हैं कि हम सत्याग्रह लॉन्च करेंगे। खेड़ा सत्याग्रह जो है पहला रियल गांधीयन पीजेंट सत्याग्रह था इंडिया में। गांधी परस्यूड करते बाद मनाते हैं, कहते हैं फार्मर्स को कि वो कोई भी लैंड रेवेन्यू पे नहीं करेगा, और एक मंथ के अंदर 2000 से ज़्यादा जो है वो किसानों ने ज्वाइन किया इस सत्याग्रह को और कसम ली कि हम नॉन पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, कोई भी रेवेन्यू नहीं पे करेगा। अदर लीडर इंदुलाल याग्निक थे, वल्लभ भाई पटेल थे, अनिश्चित भाई साराभाई थी, और एट लास्ट गवर्नमेंट ने इशू करती है इंस्ट्रक्शन द इन्फॉर्मेशन दैट द रेवेन्यू वुड बी रिकवर्ड ओनली फ्रॉम दोज हु हैव कैपेसिटी टू पे, कि जिनके पास कैपेसिटी है रेवेन्यू पे करने की सिर्फ उनसे लिया जाएगा, बाकियों से नहीं लिया जाएगा। तो ये सारे कुछ अर्लियर जो है 16 जो 17 18 और 19 जो 1900 तो एमरजेंस ऑफ गांधी और उनके कुछ अर्लियर वर्क थे कैसे लोगों के साथ, और उनके उससे पहले जो हमने साउथ अफ्रीका के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मोंटेस्क्यू चेल्सफॉर्म रिफॉर्म आता है। ये जो है ये गवर्नमेंट ऑफ एक्ट, इसको 1990 भी कहते हैं, 1990। ये रिफॉर्म जो है एडवर्ड मोंटेस्क्यू जो स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के, और चेल्म्सफोर्ड जो थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। ठीक है, ये रिफॉर्म आता है, इसके बारे में पढ़ते हैं अब। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1999 मोंटेस्क्यू चेल्सफॉर्म रिफॉर्म। देखो इस एक्ट ने प्रोवाइड किया डेवोल्यूशन, जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है, जो कानून बनाने वाली संस्था है सेंट्रल गवर्नमेंट में, टू दी प्रोविंसेस, के प्रोविंसेस में भी अब ये लाई जाएगी, पहले सेंटर में। तो कंसेप्ट ऑफ एक डेरार्ची प्रोवाइड की गई सेंटर में। इस प्रोविजन के तहत जितने भी सब्जेक्ट है जिन पे लॉ बनाया जा सकता है, सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उन्हें 2 लिस्ट में डिवाइड किया जाएगा। सब्जेक्ट अंडर ट्रांसफर कैटेगरी वो कंपेरेटिवली कुछ लेसर सिग्निफिकेंट के, जैसे एग्रीकल्चर, सैनिटेशन, वाटर हो गया, ये ट्रांसफर सब्जेक्ट में जो एडमिनिस्टर किए जाएंगे गवर्नर के द्वारा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होंगे प्रोविंसेस में, विच वेर अपॉइंटेड बाई गवर्नर फ्रॉम इलेक्टेड मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, वहां से इलेक्ट किए होंगे, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेचर के लिए, ठीक, कानून बनाने के। अब देखो सब्जेक्ट जो थे, जो सब्जेक्ट रिजर्व कैटेगरी में थे, वो कंपैरेटिवली ग्रेटर सिग्निफिकेंस के थे, मतलब जैसे डिफेंस है, कम्युनिकेशन है, फॉरेन पॉलिसीज है, इस तरह के। ठीक है, वो लैंड रेवेन्यू है, वो एडमिनिस्टर किए जाएंगे गवर्नर के द्वारा विद द हेल्प ऑफ किस, उसके गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ लेजिस्लेचर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है गवर्नर की, उसमें। सेकंड, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको 2 हाउसेज में डिवाइड किया गया, लोअर हाउस सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल, और काउंसिल ऑफ स्टेट्स, अपर हाउस और लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली। पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किए गए और ग्रांट की गई फ्रेंचाइज कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ, कुछ कम लोगों को, उनकी प्रॉपर्टी, कितना वो टैक्स देते हैं, कितने वो पढ़े लिखे हैं, उसके हिसाब पर जो है उनको जो है वो दिया गया। ठीक है, इसमें देखो ये जो 1919 का था, इसमें जो इलेक्टोरेट थे, सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है, ये फर्दर जो है सेपरेट इलेक्टोरेट सिख को भी दे दिए, एंग्लो इंडियंस को भी दे दी, इंडियन क्रिश्चियंस को भी दे दी, यूरोपियंस को भी दिए। पहले सिर्फ मुस्लिम्स को दिए हुए थे। समझे कि नहीं समझे? इस एक्ट ने प्रोवाइड किया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप की गई थी 1920 में सिविल सर्विसेज को रिक्रूट करने के लिए। इसने सेपरेट कर दिया जो प्रोविंशियल बजट है सेंट्रल बजट से, जैसे स्टेट बजट होता है और सेंट्रल बजट होता है ना, तो अथॉराइज किया कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो अपना बजट खुद एनेक्ट कर सकती है, अलग अलग प्रोविंसेस। तो एक्ट ने ऑल्सो रिक्वायर्ड कि 3 आउट ऑफ 6 मेंबर जो हैं वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वो इंडियंस होंगे, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो इंडिया का है वो अब पेड होगा कहाँ से, ब्रिटिश एक्सचेकर से, मतलब ब्रिटिश खुद पे करेगी, इंडियन पैसे से नहीं होगा। जो मेंबर है, जो मेंबरशिप है इंडियन काउंसिल की, वो रिड्यूस कर दी गई, 15 से 8 से 12 मेंबर रह गए इंडियन काउंसिल में। इट प्रोवाइडेड अपॉइंट, एक इंडियन हाई कमिश्नर का अपॉइंटमेंट किया जाएगा जो इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव होगा ब्रिटेन में, और ट्रांसफर्ड हिम, कुछ फंक्शंस उसे भी दिए गए। एक्ट ने अपॉइंट की गई एक स्टैट्यूटरी कमीशन, ठीक है,
जो इसकी रिपोर्ट देगी ये डेरार्ची किस तरीके से काम कर रही है, ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट, ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स, प्रोविंशियल, ये किस तरह काम कर रही है, 10 साल के बाद जो है इस पे एक रिपोर्ट बनाएगी, ठीक है। एक कमीशन, एक स्टैट्यूटरी कमीशन जो बाद में जिसका नाम सिमन कमीशन पड़ेगा, ठीक है। ये 10 साल के बाद 1919 में आया, तो 1929 में जो है ये कमीशन जो है इस रिपोर्ट तैयार करेगी, इस डीआरसी का काम कैसे चल रहा है। उससे ज़्यादा ही हो जाता है, 1927 में ही आ जाती है एक्चुअली वो, ठीक है। फिर एक और चीज़ पढ़ते हैं, रावलट एक्ट, ठीक है। रावलट एक्ट ये भी 1919 में आता है, इसका फीचर पढ़ते हैं। देखो, गवर्नमेंट जो थी वो कंसर्न थी अबाउट द थ्रेट, जो टेररिज्म चल रहा था, जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज चल रही थी। तो रावलट एक्ट को देखा जाता है एज एक ऐसा तरीका जिससे गवर्नमेंट जो है इन खतरों से जो है क्या, इन थ्रेट से बच सकती थी। तो रावलट एक्ट है के बहुत सारे फीचर्स हैं, जिसे डॉक्टेरियन एक्ट कहा जाता है। इसने सस्पेंड कर दी जितने भी सिविल लिबर्टीज़ लोगों को मिली थी, आज़ादियाँ। इससे जो है इसमें डिटेन कर सकते हैं किसी को भी बिना ट्रायल के 2 साल तक, ठीक है। नो अपील वाज अलाउड अगेंस्ट सच एडमिनिस्ट्रेटिव, कोई अपील भी नहीं कर सकता ऐसी डिटेंशन के खिलाफ। इसमें कैमरा ट्रायल होगी बिना किसी ज्यूरी के सेडिशन केसेस में। और इससे क्या है, जो जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस थी वो बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज़ कर दी गई थी। सेंसरशिप थी, एक्सट्रीमिट पब्लिशन पे जो है कंट्रोल किया गया, रिस्ट्रिक्शन कर दी, रोक टोक लगा दी गई, कोई भी पब्लिक गैदरिंग लोग इकट्ठे नहीं होंगे। तो पूरी तरीके से जो है रावलट एक्ट ने कहीं ना कहीं जो लोगों को एक तरीके का क्या लगा दिया गया, एक तरीके का कर्फ्यू सिचुएशन लगा दी गई पूरे देश में। तो सत्याग्रह स्टार्ट हो गया। अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, इस रावलट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी ने कॉल फॉर नेशन कि तुम सब इकट्ठे हो जाओ और प्रोटेस्ट करेंगे हम इस अनजस्ट लॉ के खिलाफ। उन्होंने इंडियन को कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी वॉयलेंस के, ठीक है, अब हड़ताल करेंगे और अपोज करेंगे इस लॉ को। हम इकोनॉमिक बाइकआउट करेंगे, ठीक है, हम नॉन कॉपरेट, हम ब्रिटिश के साथ कोई कॉपरेशन नहीं करेंगे। तो पहला मेजर प्रोटेस्ट जो ऑर्गेनाइज किया गया 23 मार्च 1919 को, उसका नाम पड़ा रावलट सत्याग्रह, कोर्स ऑफ रावलट सत्याग्रह। देखो, गांधी अंदर ने पूरे इंडिया का टूर किया था, नई सत्याग्रह सभा बनाई, लोगों को सपोर्ट, अवेयरनेस फैलाई कि सत्याग्रह कैसे होती है नॉन वायलेंस के बेस पर, ठीक है। पहली बार गांधी ने जो है एक टेक्निक लाई जिससे पूरी मासेस को, लोगों को, पूरी जो आम लोग हैं उनको बिल्ड किया और एक नेशन वाइड प्रेशर बनाया गवर्नमेंट के जो अनजस्ट, ठीक है, समझे, जो नाइंसाफ़ी वाला जो ऐसा एक्शन था उसके खिलाफ। अब सत्याग्रह सभा जो है एक ऑर्गेनाइजेशनल स्टेप था। गांधी ने फर्स्ट जो सत्याग्रह सभा वो बॉम्बे में जो है सेटअप की थी। फिर जो है इन्होंने सत्याग्रह कमेटी बनाई दिल्ली में, अहमदाबाद, गुजरात और बाकी प्लेसेस में। गांधी डिड नॉट, अभी भी गांधी के पास फुल ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट नहीं थी इंडियन नेशनल कांग्रेस या किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की, लेकिन होम रूल लीग और उसकी अपनी जो सत्याग्रह सभा है, इन्होंने गांधी को कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल बेस प्रोवाइड किया, वो सपोर्ट प्रोवाइड की, ठीक है। सपोर्ट के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल, ये जो सत्याग्रह, ये जो लड़े थे खेड़ा में, चंपारण में, इनके साथ थे। राजा गोपालाचार्य, जवाहरलाल नेहरू थे, हाकिम अजमल खान थे, एम.ए. अंसारी थे, सैफुद्दीन किचलू थे, सत्यपाल थे, डॉक्टर सत्यपाल, स्वामी सरदानंद थे, ठीक है, हंस इमाम थे, ये लोग। तो एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन, द कॉल रिसीव्ड बड़ी इंथुजियास्टिकली रिस्पॉन्ड किया और एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड, क्योंकि लोगों को अब वो अवेकनिंग हो चुकी थी हमारे नेशन की, ठीक है, एक कंट्री की एक फीलिंग आ चुकी थी, कॉन्शियस जाग चुकी थी। तो लोगों ने दुकानें बंद की, ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से अफेक्टेड था, ठीक है, मैसिव, बहुत लोग, बट शांतिपूर्ण पीसफुल रैलीज जो निकाली गई शहरों के अगेंस्ट। स्टूडेंट्स ने स्कूल्स को बाइकआउट कर दिया, कॉलेजेस को। तो गांधी की ये एबिलिटी के डाइवर्स क्लासेस को, स्टूडेंट हो, चाहे वर्किंग क्लास हो, चाहे मिडिल क्लास हो, हायर क्लास हो, अर्बन हो, पीजेंट्स हो, लोअर हो, इन लोगों को इकट्ठा करने की एक एबिलिटी वो दिखी पहली बार। कम्युनिटीज़ को एक कॉमन कॉज के लिए, एक मकसद के लिए, वो अनपैरेलल थी। प्रोटेस्ट स्ट्राइक्स और अनप्रेसिडेंटेड यूनिटी, अलग अलग टाइप। तो पहली बार कहीं ना कहीं अलग अलग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो है मिल के आई और टुगेदर एक नेशन वाइड पूरे हिंदुस्तान में जो है स्ट्राइक होने लगे। एक कलेक्टिवली एंटीपैथी दिखी, है ना, इस तरह की रिप्रेसिव पॉलिसीज के। फिर आता है हिमालयन ब्लंडर। देयर वाज सम इंस्टेंट ऑफ वायलेंस, वन ऑफ द एक वायलेंस जलियांवाला बाग मैसेकर होता है,
ठीक है। सैडेंड बाय द, देखो जलियांवाला बाग मैसेकर जनरल डायर के द्वारा होता है, इसको हिमालयन ब्लंडर भी कहते हैं, और गांधी जी इस वॉयलेंस, इस मैसेकर को देखते हुए रावलेट एक्ट को जो है वापस ले लेते हैं। ठीक है, उन्हें लगता है कि अभी भी जो है मुझे अभी इंडियन पॉपुलेशन को सिखाना पड़ेगा कि नॉन वायलेंट सत्याग्रह कैसे करना है। देखो हम जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में पढ़ते हैं। एज पार्ट ऑफ महात्मा गांधी के रावलेट एक्ट का ही पार्ट थे ये लोग भी, ये भी पीसफुली जो है एंटी रावलेट मीटिंग कर रहे थे अमृतसर में। ठीक है, लेकिन ऑन अप्रैल 1919 जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो पंजाब का सर माइकल ओडायर, वो ऑर्डर करता है अरेस्ट लोकल लीडर का, जो सैफुद्दीन किचलू है, और सत्यपाल जो है इन लोगों को अरेस्ट करवाता है, जो लोकल लीडर है अमृतसर के। इससे जो है प्रोटेस्ट और गर्मी हो जाती है। 10 अप्रैल को, टाइमलाइन देखते रहना, 10 अप्रैल को जो है ये हड़ताल जो है वो कहाँ पे होती है, अमृतसर में, और डिमांड होती है कि हमारे दोनों लीडर्स को छोड़ा जाए। तो ट्रूप्स पे जो है फायर की जाता है, उन पीसफुल ट्रूप्स पे फायर किया जाता है, और बहुत से लोग जो है वो मरते हैं। 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन 15,000 लोग जो है वो जलियांवाला बाग में, अमृतसर में जो है बैठे होते हैं, अपना फेस्टिवल भी मना रहे होते हैं। और बहुत सारे लोग, मोस्ट वर लोकल जो है रेजिडेंट के थे, जो पिलग्रिम थे, जो गोल्डन टेम्पल विजिट करने आए थे। ठीक है, अब जो है देखो कर्फ्यू लगा हुआ होता है पंजाब में, अमृतसर में, और इन लोगों को वो जानकारी नहीं होती है, दीज पीपल वो पीसफुली अपना बैसाखी का फेस्टिवल मना रहे हैं। ठीक है, वहीं ब्रिगेडियर जनरल डायर जो है वो पहुंचते हैं अपने ट्रूप्स के साथ, एग्जिट को ब्लॉक करते हैं और इनडिस्क्रिमिनेटली ऑर्डर करते हैं फायरिंग के लिए बिना किसी वार्निंग के। तो 10 मिनट तक फायरिंग चलती है, 1,000 लोग मरते हैं, 1,500 वुंड होते हैं, जख्मी हो जाते हैं। तो 2 days आफ्टर द मैसेकर, मार्शल लॉ जो है वो क्लैम्प्ड डाउन ऑन 5 डिस्ट्रिक्ट, लाहौर, अमृतसर, गुजरांवाला, गुजरात और लियालपुरा, इन सब पे जो है मार्शल लॉ इम्पोज होता है। और डिक्लेरेशन ऑफ मार्शल लॉ, अब मार्शल लॉ इम्पोज हो गया तो ये वाइस रॉय को डायरेक्ट पावर देता है कि वो बिना किसी कोर्ट ट्रायल बाय कोर्ट मार्शल किसी भी पर्सन का जो भी इन्वॉल्व है किसी तरह की रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में, तो मार्शल लॉज गिव्स एक्सेसिव पावर टू मिलिट्री, कुछ भी कर सकते हैं। तो न्यूज़ ऑफ, जब ये इस तरह के मैसेकर की न्यूज़ जब फैलती है पूरे नेशन में, टैगोर जो वो रिनाउंस कर देते हैं अपना नाइटहुड जो ब्रिटिश उन्हें देते हैं। ठीक है, समझे। तो इसी के वेकनिंग में गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी जो है सत्याग्रह को जो है वो कोल्ड ऑफ कर लेते हैं, रावलेट सत्याग्रह को। उन्हें लगता है कि मासेस अभी भी रेडी नहीं है, और ब्रिटिश को एक बहाना मिल गया है मार्शल लॉ के तहत कुछ और ना वो कर दें। इसके जो है बैकड्रॉप में हंटर कमीशन आती है अक्टूबर 14, 1919 में। हंटर कमीशन जो डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, इन्वेस्टिगेट करने के लिए जलियांवाला बाग मैसेकर। डायर डिफेंस इज एक्सेसिव एक्शन, क्लेम कि ये नेसेसरी था पनिश करना, कि इस तरह का जो है वॉयलेंस को जो है पनिश करना नेसेसरी था, डायर ने यही कहा। ठीक है, हंटर कमीशन क्रिटिसाइज करती है जनरल डायर के एक्शन को और अनजस्टिफाई बोलती है उसे रिज़ाइन करने पे फोर्स किया जाता है। नो सीरी, कोई और पेनल्टी नहीं दी जाती, कोई उस पर इम्पोज नहीं किया जाता और कुछ। ठीक है, ट्रेजेडी बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो बहुत लोग कहते हैं कि जो डाउनफॉल है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है जलियांवाला बाग में से करता। ठीक है, कि ये इट वाज अ पिन इन अ कॉफिन, इट वाज अ नेल इन अ कॉफिन। ठीक है, तो क्या होता है, रिवेलिंग द ब्रूटल, ये दुनिया को दिखाता है किस तरह की ब्रूटल और ऑप्रेसिव नेचर का ब्रिटिश रूल था इंडिया में। ये लोगों को जो है अक्रॉस कम्युनिटीज़ को जो है लोगों को एनर्जाइज करता है। तो 13 अगस्त जो मार्च 1940 में जो है किंगस्टन हॉल में लंदन में उधम सिंह जो है इंडियन फ्रीडम फाइटर, वो माइकल ओडायर को जाके गोली मारता है ना, और हैज़ अप्रूव्ड कि डायर का जो एक्शन था वाज बिलीव टू हैव बीन द मेन प्लानर, कि माइकल ओडायर ने ही मेन प्लानिंग की थी इसको मरवाने। तो उन्होंने जाके जो है उधम सिंह जो है किंगस्टन हॉल में जो है उन्हें गोली मारते हैं। अब रावलेट एक्ट का इम्पैक्ट और सिग्निफिकेंस, तो कुछ की इम्पैक्ट जो है रिपेल हुआ रावलेट एक्ट 1920 में, जो अनरिलेंट जो प्रोटेस्ट हो रहे थे पूरी में, तो रावलेट एक्ट को फाइनली ब्रिटिश जो है वापस ले लेते हैं। ठीक है, और गांधी एज ए नेशनल लीडर जो है उभर के आते हैं। रावलेट जो सत्याग्रह है वो एस्टेब्लिश होता है गांधी के लीडरशिप में। इसकी एबिलिटी टू कट अक्रॉस बैरियर ऑफ रिलीजन, कास्ट और रीजन और यूनाइटेड मिलियन ऑफ इंडियंस, एक कॉमन कॉज इज अनपैरेलल। किस तरह से लोगों को डिफरेंट कास्ट, कलर के बेस, रीजन के बेस को छोड़कर एकदम इकट्ठे होते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को दिखता है कि गांधी एक सीन एज ए मसीहा।
तो गांधी ने शो किया कैसे नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से भी हम अनजस्ट लॉ को चैलेंज कर सकते हैं। उन्होंने गुडविल, उन्होंने मुस्लिम्स कम्युनिटीज़ की सपोर्ट उन्हें मिली, ठीक है। ब्रिटिश ट्रीटमेंट ऑफ जो टर्की हुआ, जैसे फर्दर हो हम पढ़ेंगे जैसे नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट में। तो चेंज ऑफ नेचर, तो नेशनलिस्ट जो रियलाइज़ किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मीन अलोन, हम खाली कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से भी नहीं जीत सकते ब्रिटिश को, हम कि वो हम सारा कुछ छोड़ छाड़ के हमें दे देंगे, हमें आज़ादी दे देंगे। तो रावलट जो स्ट्राइक था उसने स्ट्रगल को शिफ्ट किया कि मास एजिटेशन होनी चाहिए, नॉन कॉपरेशन, कोई कॉपरेट नहीं करना है गवर्नमेंट को, पूरे लोगों को सड़कों पे आना पड़ेगा, कॉलोनियल अथॉरिटीज़ पे प्रेशर डालना पड़ेगा। तो इसने कहीं ना कहीं जो रावलट एक्ट, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलेगी इन 1920, तो कहीं ना कहीं इसकी तरफ एक हमें दिखाया, एक्सपोज किया ब्रिटिश को, जो ब्रूटैलिटी जो की उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए, स्पेशली जलियांवाला बाग में। अब लोग पीसफुली बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, और आके लाठी चार्ज कोई कर रहा है, तो दुनिया देख के क्या ही बोलेगी कि यार सच में ब्रिटिश तो बड़े जालिम थे। हाँ, अगर तुम कन्फ्रंट कर रहे हो आमने सामने, फिर वो जस्टिफाई हो जाता है ना। जैसे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी, ठीक है, तुम उनके पूरे ऑफिशियल्स को मार रहे हो, वो तुम पे रिप्रेशन करेंगे, वो जस्टिफाइड है। अगर तुम पीसफुली जाके जो है प्रोटेस्ट कर रहे हो, उनको डिफाई कर रहे हो, तो वो रिप्रेशन नहीं कर सकते, समझ गए ने। और वो यूज एक्सेसिव फोर्स का यूज करेंगे तो वही देखो, दे विल बी सीन एज अ विलन, और एक विलन कैन नेवर रूल ए कंट्री, ठीक है। तो ये सारे थे गांधी का इमरजेंस कैसे होता है। गांधी साउथ अफ्रीका में जो है गांधी का रोल हमने पढ़ा। फिर इमरजेंस ऑफ गांधी, ठीक है, इंडिया में, ठीक है। फिर फर्स्ट 3 हमने कैसे, चंपारण में उन्होंने क्या किया, खेड़ा में उन्होंने क्या किया, अच्छा मिल स्ट्राइक जो थी गुजरात की, वो उन्होंने क्या किया। और फिर हमने पढ़ा जो है रावलट एक्ट, फिर सत्याग्रह, जलियांवाला बाग मैसेकर, अच्छा मोंटेस्क्यू चेल्सफॉर्म रिफॉर्म 1919 का। तो ये सारी चीज़ें आज डिस्कस की, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।